हम सब खाली हो चुके हैं। सर मेरे पास तो 1,000 रुपये भी नहीं है। 1,81,77,129। मैं पढ़ा लिखा हो गया इतनी गलती कर बैठा हूँ, तो कम से कम मेरे को देख के इतना तो सीखें कि ऐसे फ़ोन को अटेंड ही ना करें। सारी ज़िंदगी हमने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो सेविंग की थी वो बैंक में थी, मेरी भी मेरी वाइफ की भी। और एक दिन का वाक़या है, मेरे पास सुबह सुबह टेलीफोन आया, एक लेडी थी, बोलती है कि मैं मैक्स इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ और आपके पास मैक्स इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कोई आपको प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 इंस्टॉलमेंट देनी थी 2017 से 2022 तक, वो मैंने दे दी है। कुछ इसके बारे में आगे आप ही बताओ, वे वापसी कब है और क्या होना है। ये बात तो उसने कोई जवाब दिया नहीं और मुझे कहा कि आप इनसे बात करो। वो इनसे कौन थे? वो मिस्टर RS रंधावा थे। उन्होंने कहा कि मैं RS रंधावा बोल रहा हूँ, मैंने कोल इंडिया कंपनी में 225 करोड़ रुपए का टेंडर लिया है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रिटर्न काफ़ी अच्छी हम देंगे। 6 रुपये 26 पैसे पर यूनिट पे तुम्हें अलॉट करेंगे और 60 रुपये यूनिट पे वापसी देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो मैं उनके झांसे में आ गया। मैंने कहा भी पैसा तो पड़ा है, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट कर दिया कैसे, हर रोज़ मुझे एक तो बैंक का नाम बताते, बैंक का नाम RTGS मेरे से लेते, बैंक का नाम, बैंक नाम नेम, जैसे फॉर एग्जांपल PNB, बैंक अकाउंट और IFC कोड, ये 3 चीज़ें देते और इन 3 चीज़ों में मैं पैसा इन्वेस्ट करता गया। डेली वो मेरे को फ़ोन करते, भाई इतना रुपया दे दो। 30 जून को पहला अमाउंट गया था और बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर और 10 अक्टूबर को लास्ट गया है। टोटल कितना पैसा? 10 नवंबर को टोटल 1 करोड़, मैंने अब हिसाब भी लगा लिया है, 1,81,77,129 रुपये। कितने बैंकों में ट्रांजैक्शन? ये 7 बैंकों में ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी डिटेल भी अब मैंने बना रखी है, जो मैं SHO क्राइम ब्रांच को दे के आया। अब क्या चाहते हैं आप? अब सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री साहब से, SHO साहब से, SP साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोगों से, तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि ये पैसा मेरे से तो प्रैक्टिकली लूट लिया गया है, फ्रॉड कर लिया गया है और आज के दिन मेरे पास ना पैसा नहीं है, जो था मैंने लगा दिया। रिक्वेस्ट है कि यह मेरे पैसा रिकवरी करवाने में मेरी एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग, SHO साहब, मुख्यमंत्री साहब मदद करें। विज साहब, सुना है विज साहब काफ़ी मददगार हैं, डेली वो लोगों की प्रार्थना सुनते हैं और उनके काम भी होते हैं। तो औरों को क्या कहना चाहेंगे साहब, और लोगों को? और कोई फ्रॉड ना करे। बलिक यही लोगों को भी कहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा हो गया इतनी गलती कर बैठा हूँ, तो कम से कम मेरे को देख के इतना तो सीखें कि ऐसे फ़ोन को अटेंड ही ना करें, ऐसी गलती ना करें जो मैंने की है। इतना बड़ा अमाउंट 1,81,00,000 रुपया मैं दिए बैठा हूँ। आज बिल्कुल जितनी सेविंग थी सारी दे दी, सब जीरो। बच्चों से ले ली, वाइफ का पैसा लग गया, मेरी सेविंग लग गई। वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थी, अच्छी तनख्वाह लेती थी, उसको रिटायरमेंट पे अच्छा पैसा मिला था, सारा 45-50 लाख रुपया लगा दिया, लोगों से ले लिया। अब मैंने अपना घर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना घर मैंने एक्सिस बैंक में दिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करके 20 लाख रुपया लेके भी मैंने दिया है, 20 लाख में भी दिया। देखिएगा, एक कंप्लेंट हमें अर्जन देव के नाम से, जो कि DLF कॉलोनी रोहतक का रहने वाला, हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि शिकायतकर्ता ने जो MS रंधावा, जो कि पंजाब का रहने वाला है, उस पर आरोप लगाए कि उसको 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके 60 रुपये पर यूनिट की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा लेने के एवज में उसने लगभग 1,80,00,000 के करीब जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करवाए, जो कि अंततः उनको कल पता चला कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी किसी फ्रॉड व्यक्ति के जरिए वो इन्वेस्टमेंट की है, जो कि कल हमें शिकायत प्राप्त हुई। उस पर हमने IT एक्ट और 420 के मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। क्या लगता है डॉक्टर साहब इसमें? देखिएगा, जो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि जो शिकायतकर्ता ने हमने बताया है कि जो MS रंधावा नाम का व्यक्ति है, लगातार लगभग 5 से 6 महीने से उनके कांटेक्ट में था और अलग अलग तरह के प्रलोभन देके उनको इन्वेस्टमेंट करवा रहा था। कहीं ना कहीं फ्रॉड का मामला है और आगे की जांच में जैसे भी तथ्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा।
देखिएगा, मैं आपके माध्यम से सारे मीडियाकर्मी के माध्यम से सभी रोहतक वासियों से अपील करूंगा कि किसी भी तरह का अननोन आदमी से फ़ोन पे बात ना करें, और किसी भी इन्वेस्टमेंट का या बैंक का नाम लेता है तो फिज़िकली उस बैंक का और इन्वेस्टमेंट का वेरीफाई ज़रूर कर लें, उनके ऑन पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई ज़रूर कर लें। और किसी भी तरह की ऑनलाइन जो डीलिंग्स हैं जैसे OLX है या फिर किसी भी तरह की ऑनलाइन परचेजिंग है उनसे बचें। फिजिकली जितनी परचेज कर सकें उतना करें, और ऑनलाइन पे या OLX पे भी जैसे आप परचेजिंग करते हो, जब तक किसी व्यक्ति से जो सेलर है या फिर बायर है उससे फिजिकली आप ना मिले, जब तक किसी भी तरह की डील ना करें। इसमें कुछ लग सकता है जिस तरह से RTGS हुआ है? देखिएगा, जो शिकायतकर्ता ने शिकायत में दी है कि जितनी भी पेमेंट हुई है वो RTGS के माध्यम से हुई है, ऑनलाइन से हुई है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लीड हमें ज़रूर मिलेगी और इसको हम जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे।